दोस्तों नमस्कार। भारत की पहचान तो फोर्थ स्टेट है। यही फोर्थ स्टेट दुनिया भर में मीडिया के नाम पर जाना जाता है। और मीडिया का मतलब भारत में क्या है? तकरीबन 1.25 लाख अखबारों का हर दिन छपना, और उन 1.25 लाख अखबारों के जरिए देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां लोग तक पहुंच जाती है। हर सुबह पहुंचती है, और सुबह से लेकर देर रात तक लगातार 400 न्यूज चैनल आपके कानों में ऐसे ऐसे शब्द पिरोते हैं जिन शब्दों को सुनने के बाद आपके भीतर जो भी उत्साह, उल्लास, उम्मीद, सब कुछ शायद गुस्से में बदल जाता है, नफरत में बदल जाता है, घृणा आती है और आपके भीतर का आक्रोश उफान मारने लगता है। और इसके ठीक समानांतर सोशल मीडिया, तकरीबन 7 से 8 हजार न्यूज पोर्टल लगातार चलते हैं। यह फोर्थ स्टेट नहीं, यह फर्स्ट स्टेट है। 10,000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन कमोवेश हमेशा रेंगते रहते हैं। हर किसी को विज्ञापन भी चाहिए, यानी पैसा भी चाहिए। और सरकार का अपना बजट भी 20,000 करोड़ से कम का नहीं है। वो कभी कभी लाखों करोड़ में पहुंच जाता है जब चुनाव का मौका हो और उस चुनाव के जरिए बड़ी ताकत फिसल रही हो या ताकत बड़ी मिल रही हो। और सारी कहानी इस देश में मीडिया से ही शुरू होती है, लेकिन उसका अंत मीडिया के पर्दे पर नहीं होता है। उसका अंत इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थानों के ढहते हुए चरित्र से होता है। इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों के समानांतर या उससे ऊंची पैठ फोर्थ स्टेट ने बना ली है, यानी मीडिया ने बना ली है। मीडिया की ही तो वो कहानी है जो 26 मई को टेलीविजन स्क्रीन से शुरू हुई और उसके बाद वह सोशल मीडिया में आई और 1 तारीख को, 1 जून को वह एक ट्वीट के जरिए निकल कर आई। 4 जून आते आते या 3 जून को कानपुर में दंगे हो गए। उस दंगों की फहरिस्त में हजारों लोगों के खिलाफ FIR हो गई। जिनकी गिरफ्तारी हुई वह तकरीबन 250 से ज्यादा लोग थे। उसमें से कईयों को न्यायिक अदालत में भेज दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मामला और तूल पकड़ा। कतर से आवाज आई 4 जून को। 5 जून को जो 26 मई को न्यूज स्क्रीन से निकलकर इस देश के भीतर में हड़कंप मचा चुकी थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, जिन्होंने ट्वीट किया था 1 तारीख को, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यह परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे गूंजने लगी और इस देश के भीतर की गवर्नेंस का चेहरा भी इस दौर में कैसे बदल गया है। और इस दौर के भीतर में जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन जो मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है और जब उनकी तादाद अलग अलग शहरों में, चाहे वो झारखंड का रांची शहर हो, बंगाल का उलवरिया का इलाका हो या हावड़ा का इलाका हो, वो महाराष्ट्र के सोलापुर का इलाका हो, उत्तर प्रदेश के 1-2 नहीं 10-12 शहर में समा रहे हों, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक जो परिस्थितियां इस देश में बनी, क्या यह स्थिति बननी चाहिए थी? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर में मीडिया से एक बार भी आवाज निकल कर नहीं आई? कानून का राज कहां गायब हो गया? और अगर कानून का राज इस देश के भीतर में है तो उसके दायरे में मीडिया को भी आना होगा। संविधान अगर इस देश में रेंग रहा है तो संविधान के आश्रय चल रहे संस्थानिक संस्थानों के नौकरशाहों को भी समझना होगा। लेकिन सारी परिस्थिति क्या गायब हो गई क्योंकि मीडिया रेंग रहा है? और मीडिया पर जिन परिस्थितियों में जो स्थिति परोस दी जाती है उसी को उस मीडिया के आश्रय साख के तौर पर लिया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फोर्थ स्टेट कहते हैं, जिसका काम इस देश की सत्ता सरकार पर निगरानी का है, जो हकीकत को सामने रखे, तथ्यों के साथ रखे। लेकिन क्या वाकई इस दौर में ऐसा हो रहा है? 26 मई जो 8 बरस पूरे हुए मौजूदा मोदी सरकार के, उसी दिन उस वक्तव्य में जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान दिए गए, वहां से अगर सिलसिला आप शुरू करें तो आपको जानकर हैरत होगी 26 मई से लेकर आज की तारीख तक, यानी आज की तारीख के भीतर इन लगभग 15 दिनों के अंदर में इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर लगभग 1,000 से ज्यादा, कुल आंकड़ा 1,326, इतनी बहसें इस देश में नेशनल न्यूज चैनल के भीतर सुबह से लेकर रात तक हुई है।
उसमें बैठने वाले लोग कौन थे? पॉलिटिशियंस, स्कॉलर, अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, आरएसएस के प्रवक्ता, आरएसएस के जानकार, कौन लोग थे ये लोग? और ये क्या वाकई सिर्फ शक्ल के लिहाज से थे या वाकई उनकी पहचान उस लिहाज से होनी चाहिए थी जिसको वह संबोधित कर रहे थे, जिसके नाम पर नुमाइंदगी कर रहे थे? या दाढ़ी बड़ी थी तो मुसलमान मान लिया और उस मुसलमान के साथ स्कॉलर भी जोड़ दिया, या फिर दूसरी तरफ टीका लगाकर कोई आया तो उसे पंडित मान लिया और यह मान लिया कि वो जानकार है हिंदुत्व का, हिंदू रक्षक का? ये बात शुरू कहां से की जाए? ज्ञान व्यापी से शुरू की जाए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी होती है, वहां से बात शुरू की जाए, और जब तक मामला अदालत में नहीं जाता है, मीडिया चू नहीं करती है, क्या उसे किसी इशारे का इंतजार रहता है? जी नहीं। सरकार सोचती रह गई कि मीडिया को कब्जे में लेंगे, और मीडिया धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और वो सरकार को पीछे छोड़कर आगे चला गया। जिन शब्दों का इस्तेमाल मीडिया स्क्रीन पर होता है, वो शब्द शायद सरकार को पसंद ना हो सकता है एक वक्त के बाद सरकार के गले की फांस वही शब्द बन जाएं जो बन रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है? हमें लगता है कि कुछ तथ्यों को आज समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इस देश के न्यूज चैनलों की जो पकड़ है, जो लोगों तक जाती है, वो तादाद इस देश में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा है। 30 करोड़ लोग सीधे सीधे उस माध्यम से जुड़े हैं जो सुबह से रात तक जो भी परोसेगा उसे वो अपनी कानों में लेंगे और सुनेंगे। वहां पर बोला गया शब्द जो बार बार दोहराएगा, उनके जहर में वो गूंजता चला जाएगा। जहर बनेगा या नहीं बनेगा यह दूर की बात है, लेकिन वो जहर के तौर पर गूंजना तो शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन इस मीडिया का मतलब दो हिस्सों में समझना होगा। एक तरफ टेक्नोलॉजी है। भारत के भीतर में किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इस देश के सेकुलर लोग हों या फिर धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग हों, किसी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस देश के हर हिस्से में वह एक शब्द के साथ पहुंच जाए। यह काम मीडिया ही कर सकता है और उस पर नकेल कसने के लिए दूसरी स्थिति संपादकों की होती है, रिपोर्टरों की होती है, जो अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से, इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों के हिसाब से, संप्रभुता के हिसाब से, अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से और शायद इस देश के भीतर की असमानता और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को समझने की फिक्र के साथ संपादन का काम करते हो। लेकिन स्थितियां अगर बिगड़ गई और टेक्नोलॉजी हावी हो गई तो फिर सवाल यह नहीं है कि संपादक कौन है। उस संपादक के पास कोई डिग्री है या उस संपादक की जरूरत उसकी अपनी ठाट बाट से लेकर साख को बनाए रखते हुए सत्ता के नजदीक पहुंचने की है। वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि जब इस देश में टेलीविजन से निकला हुआ बयान इस देश में सड़कों पर हिंसक तौर पर उभर कर आए और मौत की जानकारी मिलने लगे, गोलियां चल गई, मौत हो गई, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ मच गई, उसके बाद आप बुलडोजर चलाइए या कानून का राग जपिए। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश के भीतर में कानून हो तो जनता चू चपड़ नहीं कर सकती है, यह एक फैक्ट है। लेकिन अगर वह शिथिल पड़ जाए तो परिस्थितियां पनपने देने के बाद क्या उसमें हरकत होती है, यह भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल बात उसके आगे से निकलने की सोचनी होगी, क्योंकि देश में जब आपदा आती है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना सीखना होगा। उनकी मंशा हो सकती है इस बात को लेकर हो कि मुश्किल हालात में आप कैसे जद्दोजहद करते हुए अनुकूल परिस्थितियों को बना सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त का सच, जो इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चल पड़ी, उस आपदा के भीतर मीडिया ने उसे अपने तौर पर स्वर्णिम अवसर माना और उस आपदा को अवसर के तौर पर तब्दील करने से वह चूकी नहीं। सवाल प्रॉफिट का है, सवाल लोकप्रियता पाने का है, सवाल चैनल के विस्तार का है, सवाल लेखों में जो लेख लिखे जा रहे हैं उसके जरिए कोई नई पहचान बनाने का है। भारत की तो परंपरा रही है, महात्मा गांधी भी अखबारों में लिखते रहे, सरदार पटेल लिखते थे, बाल गंगाधर तिलक लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी लिखते रहे। और एक लिहाज से देखिएगा तो भारत के अधिकतर पॉलिटिशियंस अपने तौर पर अखबारों से जुड़े। अच्छा है उस समय टेलीविजन नहीं था, जी नहीं, अच्छा नहीं है।
सवाल है कि जब टेलीविजन है तब आपके पास ज्यादा संसाधन है और ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर समूची सत्ता ही और सत्ता के इर्द गिर्द की परिस्थितियां ही राजनीतिक तौर पर आ जाए तो क्या होगा, हमें लगता है कि आज इसे समझने की जरूरत है। पहले राउंड में हम टीवी का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद गवर्नेंस का जिक्र करेंगे। टीवी के जिक्र में एक चीज और समझिए, जो आप न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें आपको कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएसएस का नुमाइंदा, बात खत्म। रीजनल पार्टीज में आइएगा तो हो सकता है कभी आरजेडी का नजर आ जाए, कभी बीएसपी का नजर आ जाए। इस दौर में तृणमूल कांग्रेस भी बड़ी सक्रिय है राजनीतिक तौर पर, उसके भी प्रवक्ता नजर आ जाए, शिवसेना के भी नजर आ जाए। लेकिन बाकी इस देश के भीतर में जो तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा रीजनल पार्टीज हैं, उनके नुमाइंदे आपको नजर नहीं आएंगे। और वो जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो बड़ा हिस्सा कटा हुआ है। ये कौन सा हिस्सा है जो समूचे देश को प्रभावित करता है? क्या यह देश को 80-20 में बांटने की परिस्थिति है, या फिर फोर्थ स्टेट की भूमिका भी अपने तौर पर उसी धारणा के साथ खड़ी हो गई है जहां वो उस राजनीतिक धारा के साथ चलने को मजबूर है जो उसको लाभ पहुंचा सके, उसको ताकत दे सके। इस देश के भीतर में राजनीतिक विचारधारा सिर्फ सत्ता से जुड़ी हुई है और यहीं से इस देश में मीडिया का रोल, फोर्थ स्टेट की भूमिका और शायद कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की परिस्थितियों को भी अब आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में हमें लगता है कि जरा सा आपको अतीत में अगर आप जाएंगे तो याद कीजिए, बंगाल में जब सीपीएम आई तो सीपीएम ने किया क्या? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कैडर को गवर्नेंस के साथ जोड़ दिया और इस सिस्टम जो चल रहा था उसे लागू कराना हो या लागू करना हो, वह सीपीएम के कार्यकर्ता और कैडर उसमें जुड़ते चले गए। सवाल यह था कि सीपीएम सत्ता में आने से पहले जिस विचारधारा को इस देश में सर्वहारा के नाम पर परोस रही थी, बंगाल के भीतर राजनीतिक सत्ता पाने के बाद इंटीग्रिटी कुछ इस तरीके से हुई, कैडर और पॉलिटिक्स की, जो गवर्नेंस के तौर पर निकल कर आई और 30 साल तक उसने शासन किया, मजे में शासन किया। ममता बनर्जी उसके बाद जब जीत कर आई तो मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी का भी कैडर उसी गवर्नेंस का हिस्सा बन गया है। यानी वहां पर विचारधारा मायने नहीं रखती थी। हो सकता है सीपीएम के तमाम कैडर्स जो गवर्नेंस का हिस्सा रहे 30 साल तक और ममता बनर्जी के गवर्नेंस का हिस्सा जो उसका अपना कैडर रहा है, ना तो यह अपने तौर पर ममता बनर्जी के नारे को जानता होगा जहां जल जंगल जमीन का जिक्र हो रहा हो, दूसरी तरफ ना तो वो मार्क्सवाद को पढ़ा होगा किन्होंने, जो कि सीपीएम के गवर्नेंस में शामिल हो गए। इस प्रयोग को क्या राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी ने भी अपना लिया और गवर्नेंस के साथ जो स्वयंसेवकों की टोली जुड़ी और जो पार्टी के कैडर जुड़े वह गवर्नेंस का जब हिस्सा हो गए तो सवाल वहां विचारधारा का नहीं है, कोई हिंदुत्व की बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों का जिक्र नहीं है। वहां पर सिर्फ यसमैन चाहिए और यसमैन का मतलब होता है सोल्जर, और यह सोल्जर जो अपने तौर पर होता है यह दरअसल उस पॉलिटिकल पार्टी को विस्तार देता है जहां पर वो इंतजार करता है इशारा हो तो वो हां कहेगा, और हां और ना के बीच में ही उसकी पूरी अपनी की अपनी पूरी फिलॉसफी घूमती है। उसको आप किस दायरे में देखना चाहते हैं? सीपीएम के दौर में आपने मार्क्सवादी मान लिया, मौजूदा वक्त में आपने उसे हिंदुत्व मान लिया या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप उसे देखने लगे और स्वयंसेवकों की व्याख्या ऐसे ही करने लगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद होते हुए देखा है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो देश के सामने संकट के तौर पर उभर रही है। सवाल सिर्फ उसमें दो ही है, एक मीडिया की भूमिका क्या होगी और दूसरा उसके समानांतर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वह क्या करेंगे। मीडिया ने अपने तौर पर इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि वो रेंगने लगा, रेंगने की परिस्थितियों से मीडिया अब आगे निकल गया है, क्योंकि रेंगने तक की परिस्थिति में उसे समझ में आता था कि सामने कौन खड़ा है और इस देश की जरूरतें क्या हैं। मौजूदा वक्त में देश की जो जरूरत है और देश में जो सरोकार की जरूरत है और देश में जिस सद्भावना की जरूरत है और सही मायने में इस देश के भीतर में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शब्द जो देश के गृह मंत्री ने इस्तेमाल किया कि वो 2014 के बाद से लाया गया है, तो सांस्कृतिक महत्ता क्या होती है इसे समझने की जरूरत भी शायद मीडिया को है। क्योंकि भारत की अपनी स्थिति 1947
के वक्त क्या थी, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और संविधान सभा के भीतर जो बहस हो रही थी उसको क्या थी, और एक के बाद एक तमाम सरकारें आती चली गई तब क्या थी। तो मीडिया की भूमिका जब आप परखेंगे तो आपको एक दायरा नजर आएगा, वह संविधान का दायरा है, वह कानून के राज का दायरा है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब कानून के राज को इमरजेंसी के जरिए खत्म करके खुद को ही स्थापित किया तो इस देश के भीतर में संघर्ष की मुनादी हुई। लेकिन मौजूदा वक्त में वो संघर्ष नहीं है, क्योंकि फोर्थ स्टेट पूरे तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और वह उन्हीं शब्दों को बोलेगा जो एक कैडर का व्यक्ति बोलता है, जिसको हिंदुत्व शब्द से कोई परिचय नहीं है। उसे नहीं पता है कि हिंदुत्व का क्या मतलब होता है, उसे नहीं जानकारी है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा। वह जानता समझता है कि दरअसल इस भीड़ में खड़े रहने पर ही उसका अस्तित्व है और उसके साथ कोई परेशानी का सबब नहीं है। संयोग से यह धारा धीरे धीरे विस्तार पाते हुए उस मीडिया को दायरे में ले आई, जिस मीडिया के जरिए अब जो जानकारी निकल कर आती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में सोलापुर में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम निकल कर आए, जिसकी जरूरत क्यों पड़ी, और उस सोलापुर के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम थे तो दंगे नहीं हुए वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ परखिएगा तो महाराष्ट्र में सत्ता किसके पास है, शिवसेना के पास है। अगर शिवसेना सत्ता में नहीं होती और सोलापुर में ऐसी परिस्थिति होती तो क्या शिवसेना खामोश रहती? जी नहीं, वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लिए और जोर से नारा लगाती, वो और एग्रेसिव होती। लेकिन इस वक्त उसकी राजनीतिक सत्ता की जरूरत है, जहां पर साथ में कांग्रेस है और एनसीपी है, तो उस धारा को भी साथ लेकर चलना है। यानी एक झटके में आप जो राजनीतिक विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हैं, भूल जाइए उसको। विचारधारा कुछ भी नहीं है, सत्ता ही विचारधारा है, और सत्ता के लिए वो तमाम चीजें कुर्बान की जा सकती है जिस विचारधारा को इसलिए लिया जाता है कि उससे सत्ता मिल जाए। यही परिस्थिति क्या केंद्र में आई, यही परिस्थिति क्या बंगाल में आई? क्योंकि बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जिस तरीके से शासन चलाती है, उसमें कोई भी ये कह नहीं सकता है कि मुस्लिमों को रोका जा सकता हो। जी नहीं, आप कहेंगे वो तुष्टीकरण है, आप उसको जो भी कहिए, तब इसका मतलब यह भी माना जाए कि यहां पर भी तुष्टीकरण हिंदुओं का हो रहा था क्या? ये तुष्टीकरण नहीं है, ये कानून के राज को खत्म करने की एक ऐसी मानसिकता है जो आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए अपने भक्तों और अपने यस मैन को क्रिएट करती है, जो आपके सोल्जर होते हैं, फुट सोल्जर वही होते हैं। इस परिस्थिति में राजनीतिक सत्ताएं चलती हैं और इस परिस्थिति में विचारधारा मायने नहीं रखती है। झारखंड के रांची शहर में जो कुछ हुआ वो ध्यान दें तो मेन रोड का इलाका, जो खास रांची का मेन रोड का इलाका है, सुजाता सिनेमा से लेकर अल्बर्ट एक्का तक, उन सड़कों पर आप घूमिएगा तो मेन रोड है वो, और वहां पर हिंसा हो रही है और पुलिस गायब है और पुलिस कह रही है हम गोली चलाने वाले, आप भाग जाइए। इस तरीके की परिस्थितियां, और उसके बाद मुख्यमंत्री आकर सामने बोले कि हां हमारा ध्यान है उस पर। फेल होती गवर्नेंस में किस गवर्नेंस को आप उठाएंगे? उसमें एक चीज जहन में हमेशा रखिएगा, रूल ऑफ लॉ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के हिसाब से कानून का राज किसी भी राज्य में होना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री को रियायत नहीं दी जा सकती है, वहां के नौकरशाह को रियायत नहीं दी जा सकती है। लेकिन रियायत के इस दौर में राजनीतिक सत्ता ही रूल ऑफ लॉ में तब्दील हो गई, वही नौकरशाही में बदल गई, वही कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलने की सोचने लगी है। यह कौन सी स्थिति है? ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं थी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन, ये क्या है? 227 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया इन तमाम जगहों से। इस लिहाज से आप देखिएगा तो जो 4 तारीख को कानपुर में जो कुछ हुआ था, गिरफ्तारी तो वहां भी हुई थी, और कानपुर में गिरफ्तारी के बाद वहां पर 1,500 लोगों के खिलाफ FIR हुई, 36 लोग गिरफ्तार हुए, सबको भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। लेकिन इन सब के मतलब मायने क्या है? इन सब के मतलब मायने ये है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, उसमें संसद की भूमिका सबसे बड़ी है। वही संसद इस दौर में डाइल्यूट होती हुई नजर आई। उस संसद के भीतर इस देश से ज्यादा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल पॉलिसी के हिसाब से चलने की परिस्थितियों को बना दिया गया, क्योंकि सर गिनिएगा तो बहुमत बीजेपी के साथ था, विपक्ष वहां पर चल नहीं पाया। लेकिन
जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और लोकतंत्र के मंदिर में संसद जब ढहते हुए नजर आए तो उसके ठीक पैरेलल में आपको जुडिशरी को देखना होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने होगा। क्या वाकई यह संभव है किसी भी जगह पर कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो और उसके बाद उसी पार्लियामेंट में आकर बैठ जाए जिस पार्लियामेंट को लेकर चीफ जस्टिस रहते हुए वह सवाल करते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर? बहुत पुरानी बात कहां है, 4 साल ही तो हुए हैं। जनवरी का महीना 2018 का साल किसे भूल सकते हैं, कौन भूल सकता है उस समय क्या कहा गया और उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ, इस दौर में कैसे कैसे जाए। फर्स्ट स्टेट सही मायने में पार्लियामेंट है, सेकंड स्टेट सही मायने में इस देश की जुडिशरी है, थर्ड स्टेट इस देश के भीतर की वह गवर्नेंस है जो उस ब्यूरोक्रेसी के आश्रय चलती है, जो ब्यूरोक्रेसी अपने आप को, अपने अस्तित्व को उस नंबर 1 स्टेट के साथ जोड़ रही है, उस पार्लियामेंट में की राजनीतिक सत्ता के साथ जोड़ रही है, जहां से वो चले तो उसे लगे कि उसके करीब रहे तो पद मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। यानी लायकपन नहीं, इंटेलिजेंसिया नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं, आपका इंटेलेक्चुअलिज्म गायब, सब कुछ गायब कर दीजिए और उसके बाद आप यसमैन के तौर पर, शोल्जर के तौर पर नजर आइए तो आपको कोई नहीं छुएगा और आप लगातार प्रगति के पथ पर होंगे। क्या एक ऐसा सिस्टम इस देश में इवॉल्व कर दिया गया? और इस 3 स्टेट से निकलते हुए जैसे ही आप 4th स्टेट में कदम रखते हैं तो उसके पास तो पावर है, अभिव्यक्ति की आजादी का पावर है, और उस अभिव्यक्ति के आजादी के दायरे के भीतर में अगर मेंटली करप्ट होने की परिस्थितियां आकर टिक जाए तो जिम्मेदारी लेगा कौन? सवाल यह नहीं है कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा में फिल्म सिटी है और वहां से तमाम न्यूज चैनल चलते हैं और एक बार अगर वहां पर कोई हड़कंप की परिस्थितियां इस देश के भीतर में बन जाए तो पूरी देश के भीतर में वाकई एक ऐसा हंगामा मच जाएगा। लेकिन झारखंड दूर है, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के भीतर कितने लोग घायल हो गए, और जुमे के दिन के लिए जिस लिहाज से लोगों को सड़क पर लाया गया उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? और गिरफ्तारी हुई है तो उनके खिलाफ सवाल बुलडोजर का नहीं है, कानून का है। आप बुलडोजर लेकर चलेंगे, पुराने दौर में लोग हाथी लेकर चलते थे, राजा हाथी से सर कुचल देता था, लेकिन वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। डेमोक्रेसी उस कॉन्स्टिट्यूशन के आश्रय चलती है जहां पर वो नियम कायदे बताए, क्योंकि हम लोग उस परिस्थिति में आकर खड़े हो गए जहां पर जनता ही अपने नुमाइंदे को चुन के सारे पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलते हैं। फिर चीजें फेल कहां हो रही है? क्या वाकई इस दौर में मीडिया का विस्तार कुछ इस तरीके से हुआ जो कि अपनी पहचान को उस मानसिक दरिद्रगी के साथ जोड़ने लग गई, जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर उसके शब्द हों, उसके वाक्य हों, उसके विचार हों, या वो जिन तथ्यों को रोके, जो भी तथ्यों को कहे वो गलत ही क्यों ना हो लेकिन वह जोर से कहे, बार बार कहे, और सामने बैठे हुए जो अलग अलग नुमाइंदे होते हैं उसमें मान लिया गया कि दाढ़ी है और टोपी है तो वो मुसलमान है और स्कॉलर जोड़ दिया गया। यानी 4th स्टेट को लेके कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है वह क्रेडिबिलिटी एक झटके में शिफ्ट करा दी गई उन मेहमानों के नाम जिनको जो उस क्षेत्र की नुमाइंदगी ही नहीं करते हैं। तो इस देश की पहचान क्या उस भीड़ तंत्र से जुड़ती चली जा रही है, और उस भीड़ तंत्र का भोंपू अपने तौर पर 4th स्टेट हो गया है, जहां पर बोले गए शब्दों का प्रभाव इस देश की सियासत को प्रभावित करे और उस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका प्रभाव भी नजर आने लगे। सुषमा स्वराज एक लिहाज से कहें तो इस देश की आखिरी विदेश मंत्री जो पॉलिटिशियन, क्योंकि उसके बाद तो रिटायर्ड नौकरशाह आ गए, रिटायर्ड नौकरशाह भी यसमैन होते हैं। भूमिका क्या हो, कैसी हो, सत्ता को कैसे चलाया जाए, चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए, जब पता है इस देश में गरीबी है, असमानता भरपूर है, जो सबसे ऊपरी पायदान पे पहुंच चुका है भारत। इस दौर के भीतर में बेरोजगारी है, युवाओं के पास कोई काम नहीं है, लेकिन देश तो हमारा और आपका अपना ही है। फिर भूमिका किस किस भूमिका पर उठाएंगे, इस लिहाज से समझिए तो 1st, 2nd, 3rd इन 3 स्टेट को छोड़कर 4th स्टेट पर चिंतन मनन कीजिए। यह 4th स्टेट स्वतंत्र है, इसको कोई दबा नहीं सकता है अगर यह इस बात को लेकर खड़ा हो जाए कि हम इस देश में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्कशन को करेंगे, ना कि कोई मौलाना आकर कुछ बोल दे, कोई साधु संत आकर कुछ भी बोल दे और इस देश की सरकार मौन होकर यह नापने जोखने लगे कि किससे लाभ होगा, किससे घाटा होगा। और 2024 की बिसात इसी लिहाज से बिछे रही है, और वह भी
फोर्थ स्टेट के भीतर बैठे मीडिया हाउसेस भी सोचने लगे हमको तो इससे लाभ हो गया, हमारा ये फायदा हो जाएगा। इस परिस्थिति में समूचे विपक्ष को खामोश हो जाना चाहिए 1 साल के लिए। पूरा विपक्ष बायकॉट करे पूरे टेलीविजन स्क्रीन का, वो बायकॉट करे, कोई बयान नहीं देगा। 1 साल आप खामोश तो हो जाइए। 2024 में देखिएगा इस देश की जनता तय कर देगी। लेकिन देश को आपने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से जब बांट दिया है और वहां विचारधारा और विचार नहीं होते हैं, वहां राजनीतिक सत्ता को चाहने और प्राप्त करने की चालें चली जाती हैं। उसी चाल का नजारा है जिसमें एक प्यादे से वजीर बनते हुए इस देश के फोर्थ स्टेट के संपादकों ने महसूस किया, और वो खेल कर रहे हैं पूरे देश के साथ। कोई रोकने वाला नहीं है। यह एक अंधेरी गुफा है। इस गुफा में उजाला कैसे आएगा यह सोचिए। ठोकर खा के आएगा या वाकई कोई शम्मा जलाने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।